हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो टॉपिक फॉर टुडे इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। Till now we have already seen the two terms, which is what is diversity and also what is prejudice. ठीक है, and how do we form prejudice for certain group of people, for some people, and they are the negative opinions that we form for them, and what is the impact of prejudices. Okay, what are the result that are seen in case of prejudices? We have already covered these things. Okay, now for today we are going to see how do we create stereotype, what is stereotype, then what is gender stereotype. Okay, now अब ये चीज देखना, ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसमें ऐसे डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताया गया कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताया लेकिन हेडिंग नहीं दी है कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियोटाइप होता ही क्या है, हम उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, और स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस में क्या डिफरेंस है। अब ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में जब आगे के टॉपिक्स आप पढ़ोगे कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज इनइक्वालिटी, then I think you will get a lot confused. So it is very necessary for you to clear your concept now, and also if you listen to me carefully, I think आपके concepts बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं ये टॉपिक बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर दूंगी। एंड अगर वीडियो थोड़ी भी बड़ी हो तो भी प्लीज stay tuned with me. You have to watch the video because you'll get, by the end of the video you'll get it exactly what is stereotype and how do we create it. Okay, and what is the difference between a stereotype and prejudice. Okay, let's start today. Okay, so the topics that I'm going to cover in this video, I'll just write them down. Okay, सबसे पहले तो देखो जानिए, स्टार्ट होता है चैप्टर स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन से, तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता, ये आपको दूसरे पेज में समझाएंगे, लेकिन आपको पहले एग्जाम्पल के साथ इसलिए बताया गया है कि गर्ल्स एंड बॉयज का एग्जाम्पल दिया है, आपको जेंडर समझाया गया, जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे सोसाइटी के द्वारा इट इज बीन क्रिएटेड, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप ऑन बॉयज एंड गर्ल्स इन जनरल, यू नो, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट आपको डेफिनेशन दी है स्टीरियोटाइप की। सो हमें क्या करना है, हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। देखो, हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जेंडर क्या होता है वो देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टीरियोटाइप में हम सीधा जंप नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में पहले जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो हम पहले जेंडर स्टीरियोटाइप देखेंगे, ठीक है। स्टीरियोटाइप में हम पहले जेंडर स्टीरियोटाइप देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और फिर इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब इसका लोगों पे इम्पैक्ट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन क्या होती है अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि तब तक हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टीरियोटाइप के बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, क्योंकि काफी लोगों को बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, लेकिन आप जो है भले आप 6th क्लास में हैं, आप आगे भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए, बिकॉज इट्स very important topic, everyone should know about it, and I think it's, yeah, everyone can watch this video. So let's start, okay, without any further ado. So before proceeding with the chapter, I would just like you to get clear with the difference between sex and gender. सेक्स एंड जेंडर के बीच में डिफरेंस है। हम वर्ड ये सुनते हैं ना सेक्स की, दिस पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट सेक्स, कास्ट, बैकग्राउंड, रेस, तो इसका मतलब क्या होता है, सेक्स इज अ ट्रेट विथ विच अ पर्सन इज बोर्न, ठीक है। मेल्स जो होंगे, हम बोलते हैं ना ये मेल एंड फीमेल है, तो सेक्स में मेल एंड फीमेल लिखा जाता है, तो मेल्स वुड बी बॉर्न विथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल्स वुड बी बॉर्न विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। वो तो हो गया, वो एक एसोसिएट कर दे, ठीक है, वो एक चीज हमने जान ली कि उसे सेक्स कहते हैं। लेकिन फिर जेंडर क्या होता है, जेंडर वो होता है, जेंडर इज बेसिकली मच मोर देन सेक्स, इट्स नॉट फीमेल और मेल, जेंडर डज नॉट इंक्लूड दैट। जेंडर में आप याद है, आपको पता होगा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। फेमिनाइन फॉर फीमेल्स, मैस्कुलाइन हम बोलते हैं मेल्स और मैस्कुलाइन, ठीक है। एंड देन हम दूसरे जेंडर्स भी जो यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर, ठीक है। ये सारी चीजें, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, ये सारे जेंडर के टाइप्स हैं, लेकिन और भी टाइप्स है बहुत सारे। इतना ज्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट को मुझे नहीं पढ़ाना है आपको, मुझे खाली इसका टॉपिक का थोड़ा आपको इंसाइट देना है। तो जेंडर में क्या होता है कि जेंडर बेस, व्हाई इज जेंडर डिफरेंट फ्रॉम सेक्स? ओके, इट इज अ ब्रॉडर exaggerated exaggerated meaning of sex. सेक्स में से बता दें कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन जेंडर का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, men, girls, boys that are socially constructed.
जेंडर हमें बताता है कि एक मैन और एक वुमेन की, एक गर्ल और एक बॉय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सेक्स तो खाली बताते ना कि मेल हुआ है पैदा है, फीमेल हुआ है, ठीक है, हमें ऑर्गन से देख के पता चलता है कि ठीक है। लेकिन जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या होता है? जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय और गर्ल में होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर की जेंडर वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है। अब ये बताता कौन है? दीज आर बीन सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं सोसाइटी के साथ टाइम टू टाइम, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हर एक सोसाइटी में धीरे धीरे बिल्ड हुए हैं कि एक लड़का है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, एक लड़की है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, मतलब कि उसे कैसे रहना चाहिए, उसको फिजिकली कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए सोसाइटी में। तो देखो ये बहुत ही फाइन लाइन होती है चीजों के बीच में, तो आप कंफ्यूज मत होना। जेंडर आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद मेन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय। नाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट हुए गए हैं और टाइम टू टाइम में कंस्ट्रक्ट होते आए हैं। कभी अपग्रेड हुए हैं, कभी ये चेंज हुए हैं, बट ये सोसाइटी से सोसाइटी में डिपेंड करता है। अब हर जगह ना जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी, प्लेस टू प्लेस वो डिफरेंट होगी। कहीं बहुत ज्यादा टिपिकली देख सकते हैं अलग होती, कहीं नॉर्मल होगी, मतलब तो डिफरेंस है इस चीज में, समझिए। तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया जेंडर, ठीक है। आपको देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आपको भला एग्जाम में ना पूछे, लेकिन सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपको जिंदगी भर ये चीज याद रहे, इसलिए मुझे लगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टीच यू दिस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो एक मैन एंड वुमेन की कंस्ट्रक्ट की जाती है सोसाइटी के थ्रू? ये कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सारे नॉर्म्स एंड बिहेवियर आ गए जो एक औरत, एक आदमी को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनके क्या रोल होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। तो मैंने बेसिकली यही लिखा गया है कि नॉर्म्स, बिहेवियर्स, रोल्स एसोसिएटेड विद बीइंग अ वुमेन, मैन, गर्ल, बॉय एज वेल एज द रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जेंडर इज द इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर बीइंग एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय, और ये सारी सोसाइटी की तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है। पर उन कैरेक्टरिस्टिक में सारे रोल्स आ गए जो एक आदमी, एक औरत को, एक लड़का लड़की को निभाने हैं, ठीक है, सोसाइटी में। और उनके रोल आ गए, उनके बिहेवियर कैसे होने चाहिए और उनकी ड्यूटीज क्या होती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है। अभी जेंडर तो ठीक है, हमें समझ आ गया। अब जेंडर रोल्स, they are the product of socialization or the way by what behaviors are considered appropriate in society। देखो इसका मतलब क्या होता है कि ये सोशलाइजेशन का प्रोडक्ट है। अब देखो वर्ड्स पे ज्यादा मत जाओ, अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो मेरी एक बार पूरी मैं हिंदी में शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जेंडर रोल एक प्रोडक्ट है किस चीज का, मतलब जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उनके नजरिए से कैसे रहना चाहिए, ये हम हर कोई आज कर रहे हैं। ये जो रोल है ना, हम हर एक इंसान ये आज प्ले कर रहे हैं। लड़की से लेके, लड़के से लेके, एक बड़े मिडिल एज आदमी से लेके, मिडिल वुमेन से लेके, ओल्ड एज लोगों से लेके, सब कोई, वी आर ऑल प्लेइंग दिस रोल। हम सब ये जेंडर रोल प्ले कर रहे हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया है सोसाइटी के द्वारा। तो आपको अगर ये वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं तो इट्स ओके। आपको क्या समझना है कि जेंडर जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर इफ आई एम अ गर्ल, ओके, आई एम अ गर्ल, मेरा जो सेक्स में लिखा जाएगा अ गर्ल, ठीक है। मेरे जेंडर रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि आई वुड ड्रेस अप लाइक अ गर्ल, ठीक है, एंड जैसे सपोज इट, लाइक टिपिकल एग्जांपल दे रही हूँ, आई वुड हैव लॉन्ग हेयर, ठीक है। आज ये चीजें बदल रही हैं, जैसे मैंने कहा कि जेंडर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, बदलती है सोसाइटी से सोसाइटी में। आप एक विलेज गर्ल का एग्जांपल ले लीजिए, फिर मैं अपना एग्जांपल दूंगी। एक विलेज गर्ल है, लंबे बाल हैं, सूट पहन रही है, ठीक है, और धीरे एकदम पतली आवाज है और अपने पापा के साथ ज्यादा बातें नहीं कर रही है। रात के समय में अपनी मम्मी को घर में काम करवा रही है, अपने बड़े भाई को पढ़ा रही है, लेकिन जो बड़ा भाई है वो आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और जो बहन है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। आप कुछ समझ आ रहा है अब? और अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब आप आ जाते एक देखो, इसमें ना कोई ऑफेंस वाली बात मैं नहीं चाहती आप ऐसा कोई मानो, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू गेट क्लियर विद दिस। अब मेरे एग्जांपल ले लो, सपोज मैं लड़के जैसे पहनती हूँ कपड़े, मेरे छोटे बाल हैं और मैं अपने पापा के साथ भी बहुत बात करती हूँ, मैं घूमती फिरती हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया कि ये मैंने खुद अपना कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाया है ना, मैंने सोसाइटी से थोड़ा हटके काम किया है।
तो सोसाइटी क्या सोचती है कि तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें वैसे रहना चाहिए, तुम्हें लड़की हो तो लंबे बाल रखना चाहिए, तुम्हें लड़की हो तो पूरे कपड़े पहनना चाहिए। पर मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। तो फिर मैंने सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। जो सोसाइटी ने मेरे लिए जेंडर रोल सोचे थे कि मैं इस तरीके से बिहेव करूं, कि मैं इस तरीके से कपड़े पहनूं, इस तरीके से इस टाइम पे घर पे आऊं जाऊं, मैंने वो चीज़ नहीं फॉलो की। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को सही लगा, जो मेरे पेरेंट्स जिस चीज़ में एग्री कर रहे हैं, मैंने वो चीज़ करी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए एक इमेज फॉर्म कर ली कि ये लड़की तो बिगड़ेल है यार, इसे तो कुछ सेंस ही नहीं है, ये तो अच्छे से बात नहीं करती है, लड़कों के साथ घूमती है, ये करती है। तो मैंने क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, तो आई एम अगेंस्ट द सोसाइटी एंड नाउ दे आर क्रिएटिंग द स्टीरियोटाइप फॉर मी, दे आर क्रिएटिंग द स्टीरियोटाइप फॉर होल ग्रुप ऑफ गर्ल्स कि नहीं, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए है, लड़कियों को वैसे ही रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक इमेज फिक्स कर दी कि लड़की हो ना, एक मिनट रुको, लड़की हो तो तुम्हारे लिए लिस्ट है, ये तुम पे रख दी जाएगी, तुम्हें वैसे बिहेव करना चाहिए। अब लड़कों की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया है कि हमें हमेशा जब हम पैदा होते हैं उसके बाद बच्चों को जो होते हैं ना, छोटे बच्चे अपने सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने स्कूल में और अपने है ना आसपास के लोगों को देख के सीखते हैं। अगर एक लड़की छोटी होगी तो अपनी मम्मी को काम करते देख के सीखेगी, एक लड़का होगा वो अपने जैसे मतलब वो हर लोगों को ऑब्जर्व करेगा। और पर वो अपने लेवल पे ऑब्जर्व कर ही रहा होता है जब उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि तू लड़की की तरह रो क्यों रहा है। लड़के को बोलते हैं, छोटे बच्चे को, लग गई तो क्यों रो रहा है, लड़की की तरह, तेरी बहन की तरह क्यों रो रहा है, लड़का है ना, तुझे रोने की क्या जरूरत है, ऐसे थोड़ी ना होता है, लड़कियों की तरह मत रोया कर पागल, ऐसे बोल देते हैं। तो जब बच्चे देख ही रहे होते अपने माँ मम्मी पापा को, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, तब जो है उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके नेबर्स उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ये बोलते हैं कि तुम लड़की हो, अभी से वैसे रहने लग जाओ। तो धीरे धीरे जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें वो रोल्स अपने आप इनहेरेंट हो जाते हैं। तो हमें फिर ये पता ही नहीं चलता, फर्क पता ही नहीं चलता है कि जेंडर कैरेक्टरिस्टिक होता क्या। हमें लगता है कि ये जो है हमें पैदा हुए तब से ही मिला है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन यही पूछा था कि आप पैदा तो आपको पता था कि आप लड़की हो, आपको तो पता था कि आप लड़की हो, लेकिन आपका जेंडर कैरेक्टरिस्टिक आपको तब नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते आपको पता चला कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। आपको पता चलने लग गया कि भैया आपको बड़े होके ना इन सब लोगों को फेस करना होगा, आपको इनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना होगा, आपको इसी उम्र में शादी करनी होगी, आपको ये सब करना होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि जब हम इनके इन नॉर्म्स एंड बिहेवियर जो इन्होंने खुद ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, सोसाइटी ने मिलकर, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, जिसमें हमारे रिलीजियस ग्रुप्स भी आते हैं, जिसमें हमारी हर कोई एक जो है सोसाइटी में जितनी भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, लोग हैं, उन सब ने बैठ के जो है धीरे धीरे माइंड सेट ये कंस्ट्रक्ट किया है कि फीमेल एंड मेल के यही रोल होने चाहिए, गर्ल एंड बॉयज़ के यही रोल होने चाहिए। उन्हें हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि उन्होंने क्रिएट कर दिए। अगर वही वो ओपन माइंडेड होते और वो सोचते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर नो सर्टन रूल्स की ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, तो ऐसा कोई, तो एक लड़का लड़की अपने सोच से, अपने लर्निंग से इवॉल्व होता है। लेकिन हमेशा ये डिसाइडेड ही होता है कि जैसे आप कुछ ऐसे पहनोगे, आप कुछ ऐसे रहोगे, आप थोड़ा सा लाउड बोल दोगे तो आप लड़की नहीं हो। फिर आप लड़की नहीं हो, क्योंकि सोसाइटी ने लड़कियों के लिए एक लिस्ट बना रखी है, आपकी उसमें से मैच नहीं हो रही, तो यू आर नॉट अ गर्ल, यू बिहेव लाइक अ बॉय, सो ऐसे किया, यू आर नॉट कैरिंग वुमेन, एंड आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि इन सब चीज़ों से सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया। सोसाइटी ने क्या किया, एक इमेज बना ली उन सभी लोगों के लिए, जैसे गर्ल्स का ग्रुप है उनके लिए इमेज बना ली कि तुम्हें ऐसे ही रहना है एंड हम तुम्हें उसी नज़रिए से देखेंगे। बॉयज़ के लिए भी वैसे किया। तो देखो, मैंने पूरे टॉपिक को आपको ऐसे ही समझा दिया, और ये तो एक मैंने लिख के इसलिए बताया so that you can understand, as well as if you want to write it down you can write, right? तो okay, let's move further then. I hope आपको समझ आया हो। okay, तो देखिए अब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कॉमन में लिखा गया है कि ये चीज़ें इन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने बोला कि आप बताइए कि गर्ल्स की कौन सी मैच हो रही है, बॉयज़ की कौन सी मैच हो रही है। ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि गर्ल्स के लिए क्या स्टीरियोटाइप फॉर्म किए जाते हैं और बॉयज़ के लिए क्या किए जाते हैं।
देखो गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि दे शुड बी वेल बिहेव्ड, दे आर वेल बिहेव्ड, शुड भी नहीं ऐसे लिखा गया, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे आर गुड एट कुकिंग एंड दे आर इमोशनल। और किन किन घरों में लड़कियों में जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो जाती है तो उनके पेरेंट्स हो जाते हैं कि नहीं हमारी बेटी तो भाई शी इज वेरी 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 लकी फर्स्ट एंड शी इज वेरी स्वीट। ओके, उनको क्या, उनकी क्या ना आधी टेंशन निकल जाती है कि इसकी शादी तो हो जाएगी भाई जल्दी से, वो बोलती नहीं ना ज्यादा, वो बहुत ही सबका ध्यान रखती है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि उन्होंने उनकी एक टेंशन, अब मुझे बताइए कि उनको टेंशन क्यों थी इस चीज की कि इसकी अगर ये मैच नहीं होगी तो फिर हमें टेंशन हो जाएगी, वो इसीलिए क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी। आप समझिए जिस लड़की में सारे गुण अगर हो गए सपोज, ठीक है, और वो यही फॉलो करती गई बेचारी, चलो उसको कुछ करने का मन किया होगा बट उसने सोचा नहीं दिस इज व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स मी, सो लेट्स गेट अलोंग विद द वे, ठीक है, लेट्स गेट अलोंग विद द वे। तो उससे क्या होता है कि अब इससे मम्मी पापा को क्यों टेंशन नहीं होती, क्योंकि दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। यही तो एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी, और हमने क्या किया, सोसाइटी की लिस्ट में टिक करते गए, हमने सोसाइटी के लिस्ट में टिक करते गए। सी आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव अबाउट सोसाइटी, इट्स जस्ट दैट बिकॉज these characteristics are being created ओवर द years इन द सोसाइटी, ये धीरे धीरे बनते गए हैं। और इसका इतना प्रेशर होता है ना किन किन घरों पे कि लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि मेंटल हेल्थ जरूरी है, कि लड़कियां, ये जो लड़के हैं वो ये रोल करते करते थक गए हैं। तो जस्ट जनरली मैं कह रही हूँ। तो फिर क्या होता है कि हम सोसाइटी के ये एक्सपेक्टेशन में टिक लगाते जाते हैं, बट अगर हम इनके अकॉर्डिंग ना चलें सो हम वो नहीं है, हम एक आइडियल गर्ल की कैरेक्टरिस्टिक से नहीं मैच करते, ठीक है, देन वी आर टॉम बॉय, राइट। बॉयज में क्या होता है कि दे आर नॉटी, और अगर बॉय एक लड़का मस्तीखोर हुआ तो मम्मी पापा भी खुश होंगे, लड़का यार मस्ती तो करेगा ना, ठीक है। एंड आई नो टुडे थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, सो इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको एक एक चीज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है और कहीं कहीं होता है आज भी, ठीक है। The world has not changed completely. Physically strong, boys are physically strong, they are muscular, they have body, they go to gym, okay, no, they don't cry, they are rowdy, they are good at sports, ठीक है, they are rowdy, they are very rowdy, right, they are good at sports, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए girls are also good at sports, we have seen a lot of girls, they are good at sports। अगर आज वुमेन क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटर्स हैं, वुमेन क्रिकेटर्स हैं, उनके अगर पेरेंट्स ने नहीं सोचा, ये सोचा होता कि ओनली बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, एंड उन्होंने अगर अपनी जो सारी बेटियों को नहीं क्रिकेट के टूवर्ड्स ट्रेनिंग दी होती अच्छे से, या फिर आज उन्हें इतना इनकरेज नहीं किया होता कि तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, तो फिर क्या आपको लगता है कि वो आज जिस मुकाम पर है वो पहुंच पाती। तो ऑल यू नीड इज सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, ऑल यू नीड इज सपोर्ट एटलीस्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। Then again, they are rowdy. Girls are, I've seen some girls, they are also rowdy. So equally, now this is a serious matter. They don't cry. ये जो पॉइंट है ना, they don't cry, ये तो आज आप सभी देखते होंगे। Boys don't cry. I really don't know. ये बहुत कॉमन चीज है। They don't cry, and you'll hardly find any boys. Actually around me, I hardly find any boy who cries. तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनको बोला गया यार, उनको दबा दिया बचपन से कि डोंट क्राई इट्स स्मॉल थिंग्स ना। उनको पता नहीं चलता है कि वो भाई बहुत बड़ा मैटर है, उस पर अगर तुम इमोशनल हो रहे हो तो इट्स ओके, लेट रिलैक्स, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि उनको वो पता है, कभी कभी इनको ऐसे बचपन से सिखाया जाता है कि छोटी छोटी बातों पे रो रहे हो, तो उनको हर चीज है ना, वो कितनी से बड़ी हो जाए, उनको पता है अंदर से बड़ी है, लेकिन उनको हमेशा सिखाया गया कि छोटी छोटी बातों पे मत रोया करो, ये कोई रोने वाली बात है। तो अगर उनको रोने जैसा मन करता होगा तो भी वो नहीं रोते हैं, और इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर एक बॉयज का ग्रुप है, वो निकल पड़े हैं कहीं और वो एक लड़का है जो शांत है, इंट्रोवर्ट है, धीरे बोलता है, और उसको नहीं आता यार ये राउडी ये सब दिखाना, एंड वो बहुत ठीक है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है सपोज, और उसको रोना आ गया एक चीज पे, तो उसके सारे जो ग्रुप के जो लोग हैं, लड़के, वही मिलके उसे बोल देंगे कि क्या लड़की जैसा हमारा फ्रेंड है ना ये ग्रुप में, क्योंकि उनके भी घर में यही बताया उनको। तो मिलके क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में यही चीजें हो रही है, घूम रही है फिर के कि तुम्हें ऐसा ही होना है, तुम्हें वैसे ही होना है, सबके घर में यही हाल है, ठीक है, हम सब सेम है ना। फिजिकली स्ट्रांग ही होना, अगर तुम थोड़े से भी, और लड़कों के ना इस एज में, टीनेजर्स में बहुत प्रेशर आ जाता है कि यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, बॉडी बनानी है, उनको ये एक जुनून चढ़ जाता है, मैं तो बस एकदम स्ट्रांग दिखना है, क्या बोलते हैं,
इसी चीज़ में फिर वो थोड़े से ऐसे टेंस्ड हो जाते हैं कि अगर हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं दिख रहे, हम पतले हो गए, हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए, तो फिर हमारे ग्रुप में इज्जत नहीं रहेगी। एंड हमें मस्तीखोर तो होना ही है। अगर इवन इफ द बॉय डज नॉट फील लाइक बीइंग नोटोरियस एंड एनीथिंग, तब भी उसको ये पीयर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसके सारे जो बॉयज हैं ग्रुप में, वो आइडियली जो एक बॉय होना चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए उसको लेफ्ट आउट फील होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो एक बेचारे उस लड़के को देखना पड़ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको जेंडर स्टीरियोटाइप समझ आया कि इसके एग्जाम्पल क्या है। अब स्टीरियोटाइप की जो डेफिनेशन है, फिर स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस का जो डिफरेंस है, एंड देन इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फर्दर करते जाएंगे कंप्लीट। तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से ना। आई होप आपको आज की वीडियो लेक्चर में मजा आया। सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय, कीप स्माइलिंग, बाय।